हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का 8th पार्ट पढ़ाऊंगा, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहला टॉपिक कवर करेंगे एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। उसके बाद गॉस की थ्योरम, वैद्युत फ्लक्स, इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। सो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश होता क्या है। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर ये इस चैप्टर में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एरिया वेक्टर जो होता है, किसी समतल पृष्ठ, किसी समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश वह सदिश होता है। ध्यान से सुनिएगा और लिख सकते हैं आप। किसी समतल पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल एवं दिशा, जिसकी दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। जैसे इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये एक प्लेन सरफेस हो गया, प्लेन सरफेस। इसका जो एरिया वेक्टर होगा, जो इसका एरिया वेक्टर होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। ये लंबवत बाहर की ओर, आप ऐसे समझ सकते हैं एरिया वेक्टर इस सरफेस का। तो जो एरिया वेक्टर होगा, इसका एरिया जो होगा, इस प्लेन का एरिया ए हो गया, इस प्लेन के सरफेस का एरिया ए हो गया। और जो इसकी डायरेक्शन होगी, इस प्रकार से लंबवत बाहर की ओर होगी, इस प्रकार से लंबवत बाहर की ओर होगी। तो एरिया वेक्टर जो होता है, एरिया वेक्टर को हम वेक्टर ए से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एरिया वेक्टर की जैसे डिफिनीशन आपको हमने बताया, किसी समतल पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल वह सदिश होता है जिसके पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ के क्षेत्रफल का परिमाण, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल का परिमाण एवं जिसकी दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। तो वेक्टर ए बराबर ए इंटू एन कैप, जहाँ एन कैप पृष्ठ से लंबवत दिशा है, पृष्ठ से लंबवत ये दिशा है, यानी एन कैप की डायरेक्शन जो होगी इसके परपेंडिकुलर होगी, यानी ये दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये होता है एरिया वेक्टर। हमेशा एरिया वेक्टर सतह से लंबवत ऐसे हुआ करता है, सतह से, प्लेन से परपेंडिकुलर। अगर क्लोज फिगर है तो बाहर की ओर होगा। तो ये होता है क्षेत्रफल सदिश। इसे आप ध्यान रखिएगा, आगे जब हम सॉल्व करेंगे चीज़ों को तो वहाँ पर हमको इसकी ज़रूरत होगी। फिर से एक बार इसकी डिफिनेशन सुन लीजिएगा। किसी समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश वह सदिश है, किसी समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश वह सदिश है जिसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल एवं जिसकी दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। ये हो गया क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश, इसकी डायरेक्शन जो होगी एन कैप कुछ इस प्रकार से होगी, जो कि एकांक यूनिट वेक्टर है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। देखते हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स एक लैटिन वर्ड है। फ्लक्स जो है एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है फ्लो, प्रवाह। इसका मीनिंग क्या होता है, फ्लो या प्रवाह। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम देखें तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है, ये इसकी डिफिनीशन आप सुनेंगे ध्यान से। किसी पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ध्यान से सुनिएगा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित
किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली लंबवत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा, फिर से इसको ध्यान सुनिएगा, किसी पृष्ठ से, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये कुछ लाइंस हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये यहाँ से पास हो रही हैं। तो इस सरफेस के लिए अगर आपसे पूछा जाए वैद्युत फ्लक्स कितना है, तो इस सरफेस के लिए जो वैद्युत फ्लक्स है, कितनी लाइंस है, 1 2 3 4 5 6, वैद्युत फ्लक्स कितना होगा इस सरफेस के लिए, 6 होगा। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप और पृष्ठ से परपेंडिकुलर वो पास हो रही हैं, तो यहां पर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, 6 होगा। वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा, वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई ई बराबर होता है, अगर इसका हम सूत्र लिखें, फाई ई बराबर होता है ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए क्षेत्रफल सदिश, अगर इन दोनों के बीच में कोई एंगल है तो उसको हम थीटा यानी cos थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है फाई ई बराबर ई ए cos थीटा होता है। अगर इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं हम, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ये डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में ऐसे भी लिखा जा सकता है, फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए एरिया वेक्टर, cos थीटा इन दोनों के बीच का एंगल तो थीटा है। तो वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें हम देखेंगे वैद्युत फ्लक्स के लिए थोड़ा सा और हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसके लिए। आइए गाइस देखते हैं इसको। वैद्युत फ्लक्स हो गया। इसमें अगर थीटा की वैल्यू अगर सपोज करिए 0 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। थीटा 0 डिग्री होने का क्या मतलब है, थीटा 0 डिग्री है, इसका मतलब एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों की डायरेक्शन सेम है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसका एरिया वेक्टर कुछ इस प्रकार से दोनों सेम है, दोनों ही सेम है, ऐसे आप समझ लीजिए। एरिया वेक्टर ए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो उस केस में वैद्युत फ्लक्स जो होगा फाई ई बराबर ई ए cos 0, तो फाई ई बराबर ई ए cos 0 वैल्यू 1 होगी। तो ये वैद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा उस केस में, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, सेकेंड पॉइंट जो होगा, अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है, ध्यान सुनिए, अगर थीटा 90 डिग्री है तो फाई ई बराबर होगा ई ए cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0, वैद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा। यानी एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। जैसे समझते हैं इसको चित्र के माध्यम से, ये हो गया एक प्लेन सरफेस, इसका एरिया वेक्टर कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से है प्लेन, और वैद्युत बल रेखाएं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस प्रकार से पास हो रही हैं, तो इनके बीच का जो एंगल बन रहा है, एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री है। तो उस केस में जो फ्लक्स होगा 0 होगा।
वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। एक पॉइंट और देखते हैं, थर्ड, अगर थीटा बराबर 180 डिग्री है तो जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई बराबर ई ए कास 180 डिग्री। अब कास 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती, -1 होती, -1। तो वैद्युत फ्लक्स जो होगा फाई ई बराबर -EA, यानी यहां पर वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा। यहां पर वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा, यहां पर फर्स्ट वाले में पॉजिटिव होगा वैद्युत फ्लक्स, यहां पर निगेटिव होगा वैद्युत फ्लक्स, यहां पर 0 होगा वैद्युत फ्लक्स। निगेटिव का मतलब कब होगा, जब एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो। इसको अगर हम चित्र के माध्यम से समझें तो यहां पर इसको देख लेते हैं थर्ड पॉइंट के लिए हम। अगर कुछ इस प्रकार से है एक प्लेन सरफेस, कुछ इस प्रकार से है, इसका एरिया वेक्टर ये इस प्रकार से है एरिया वेक्टर, आप ऐसे इसको समझ लीजिए, जूम कर लीजिए। और जिसके लिए वैद्युत बल रेखाएं जो हैं, वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो इस प्रकार से जा रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे इन दोनों के बीच अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन है वेक्टर ए और वेक्टर ई, तो यहां पर जो एंगल बनेगा इनके बीच में वो होगा, वो 180 डिग्री होगा। इस केस में यहां पर थीटा बराबर 180 डिग्री होगा। यहां पर थीटा कितना हमने लिया, 0 डिग्री था, यहां पर थीटा 90 डिग्री। तो ये तीन कंडीशन है वैद्युत फ्लक्स का, पॉजिटिव, नेगेटिव, कब 0 होगा। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली लंबवत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। इसको अगर डॉट प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। थीटा क्या है, वेक्टर ई और ए के बीच, वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का एंगल है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं इसका विमीय सूत्र क्या होता है। आइए देखते हैं, नोट कर लिए होंगे आप। वैद्युत फ्लक्स फाई ई एक अदिश राशि है। अदिश राशि, कौन सी राशि, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि। फाई ई बराबर, अगर इसके फाई ई बराबर लिखा जाए तो इसका मात्रक देखते हैं। फाई ई का मात्रक, फाई ई का मात्रक, ई का मात्रक क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलाम, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या वोल्ट प्रति मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, या वोल्ट मीटर, ये इसका मात्रक होगा वैद्युत फ्लक्स का, ये मात्रक होगा। नेक्स्ट, फाई ई का विमीय सूत्र, फाई ई का विमीय सूत्र क्या होगा, जो विमीय सूत्र होगा क्या होगा, देखते हैं गाइस इसको ध्यान से। फाई का विमीय सूत्र, न्यूटन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन के लिए लिखते हैं हम यम एल टी माइनस 2, मीटर स्क्वायर यानी L2, कूलाम के लिए पूर्व क्लासेस में बताया गया है AT। अब यम ये हो जाएगा L, यहाँ इसकी विमा 1, यहाँ 2, तो L3 हो जाएगा। अब यहाँ T-2 है, यहाँ T1 है, ऊपर ले जाएंगे T-1 हो जाएगा, तो ये T-3 हो जाएगा, A-1 हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूटन के लिए ML T-2, मीटर के लिए L2, कूलाम के लिए AT हो जाएगा। यम
L3 हो जाएगा, T-3 हो जाएगा, A-1 हो जाएगा। ये हुआ क्या कहते हैं फाई ई का विमीय सूत्र हुआ। ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट आप ध्यान देंगे, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल यानी ठोस कोण। गॉस की थ्योरम जब हम डिराइव करेंगे, उसको प्रूव करेंगे, तो वहां पर सॉलिड एंगल की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो सॉलिड एंगल हम देख लेते हैं। जैसा कि हमने क्लास 11 में पढ़ रखा है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? जो वृत्त होता है उसके चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो एंगल बनाया जाता है, उस कोण को बोलते हैं प्लेन एंगल या कोण। उसके लिए फार्मूला होता है कोण इक्वल चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, ये प्लेन एंगल है। इसको बोलते हैं प्लेन एंगल यानी समतल कोण। समतल कोण इसको कहा जाता है। समतल कोण थीटा बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। ये 2D फिगर यानी सर्कल में ये बनता है। ठीक है। अब अगर आप ठोस कोण की बात करें, जो कि अभी गॉस थ्योरम हम जब डिराइव करेंगे उसमें ये महत्वपूर्ण है। ठोस कोण, इसको घन कोण भी बोलते हैं, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है और ये बड़ा ही थोड़ा सा जटिल टाइप का, क्योंकि 3D में है। कोई स्फीयर है, हम इसको समझते हैं, विजुअलाइज करते हैं इस फिगर के माध्यम से, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये कोई स्फीयर है, स्फीयर, स्फीयर का ये सेंटर है। स्फीयर का सपोज कर लेते हैं सेंटर है। स्फीयर के सेंटर पर इसके सरफेस, जो स्फीयर है इसके सरफेस के द्वारा कोई एंगल जो बनाया गया इसके सरफेस के द्वारा, इस प्रकार से इसका ये सरफेस होगा और इसके सरफेस के द्वारा इसके सेंटर पे जो एंगल बना, ध्यान से समझिएगा, गोले के केंद्र पर, गोले के पृष्ठ द्वारा अंतरित कोण बनाया गया कोण क्या कहलाता है? ठोस कोण कहलाता है। इसको नॉर्मली ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। ओमेगा इज इक्वल होता है, ओमेगा इज इक्वल होता है A/r², A/r²। ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, एरिया वेक्टर। ध्यान से समझिएगा, इसको हम इसको डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। ये ओमेगा है, ये कौन सा एंगल है? ओमेगा है, ठोस कोण A/r²। इसको आप यदि थोड़ा सा हम देखेंगे, यदि ये एरिया अगर मैं DA ले लूँ, इस एरिया को अगर मैं बोलूँ कि ये छोटा सा एरिया है, सरफेस, ये छोटा सा एरिया है DA। अब ये जो एंगल होगा इसको मैं सॉलिड एंगल को d ओमेगा से रिप्रेजेंट करूंगा। उस केस में हम लिख सकते हैं d ओमेगा इज इक्वल DA/r²। ये भी लिखा जा सकता है, इसको आपको ध्यान रहे। अगर सपोज करिए जो एरिया वेक्टर है, जो एरिया वेक्टर है, इसके लिए हम कुछ फिगर ऐसे बना लेते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। इतना देखिएगा, गोले का ये सरफेस है और गोले के सेंटर पर ये क्या कहते हैं, ये d ओमेगा, ये एंगल है, यानी ठोस कोण है। और इसका जो एरिया है क्या है? DA। अगर ध्यान से देखिएगा, ये गोले का सरफेस हो गया, इसके द्वारा इसके सरफेस, इसके सेंटर पे बनाया गया एंगल d ओमेगा है। इसका एरिया वेक्टर कुछ इस प्रकार से होगा
और ये डी ओमेगा और इस पॉइंट को मिलाने वाली रेखा कुछ इस प्रकार से होगी, ये ऐसे जाएगी, इसके बीच का एंगल ये थीटा है, ये डी ओमेगा हो गया और ये एरिया वेक्टर डी ए हो गया। अब इसका ये कंपोनेंट, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा के अंदिश वाला हम कंपोनेंट लेंगे, तो जो क्या होगा, ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा। उस केस में जो होगा, जो सॉलिड एंगल होगा, डी ओमेगा इज इक्वल डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यानी आपको एरिया वेक्टर का वह कंपोनेंट लेना है जो इस पॉइंट को, इसके सेंटर, इस पॉइंट को और यहाँ इसके सेंटर को मिलाने वाली रेखा के अंदिश हो, वही कंपोनेंट आपको लेना है। तो हमने उसको लिया, तो डी ए कॉस थीटा। सेकेंड वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी ए साइन थीटा। हमें उसे नहीं लेना है, हमको वही लेना है जो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा के जो दिशा में हो, वही कंपोनेंट लेना है। उसी से हम सॉलिड एंगल को पता कर पाएंगे। और जो स्फेयर होता है उसके सेंटर पे जो एंगल बनता है, तो उसकी वैल्यू जो होती है ओमेगा बराबर हम जानते हैं ए अपान आर स्क्वायर सॉलिड एंगल, और एरिया जो होता है स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, ओमेगा इज इक्वल 4 पाई। इतना एंगल जो है स्फेयर के सेंटर पर बनेगा, और इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन इसका मात्रक होता है। उम्मीद करते होंगे आपको ये समझ में आया होगा। बड़े ही आसान तरीके से इसको समझाया गया है, और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस चीज को आप ध्यान, बच्चे ज्यादातर यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं। तो ये था सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, इसका हमने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। ये सर्कल में बनता है, यहाँ पर इतना इसका महत्व नहीं है, आप इसको समझिएगा ध्यान से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम। सो गाइस, इसको हम देखते हैं। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय जो होती है, ध्यान से समझिएगा, इसको सुनिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। गॉस की प्रमेय किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। पहली चीज तो गॉस की प्रमेय क्लोज्ड सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। गॉस की प्रमेय किसी बंद पृष्ठ से, ध्यान से समझिएगा, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ध्यान से सुनिए, गॉस थ्योरम लिख लेते हैं, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय, ये महत्वपूर्ण है बोर्ड के दृष्टिकोण से, ध्यान रखिएगा। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय क्या होती है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ध्यान से सुनिएगा, वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा बद्ध आवेश, उस पृष्ठ द्वारा बद्ध आवेश Q इनक्लोज्ड या Q इन, उस पृष्ठ द्वारा बद्ध आवेश, उस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, उस पृष्ठ द्वारा बद्ध आवेश का 1/4 पाई 1/ε0 गुना होता है। यह है गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट। फिर सुनिएगा, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश, उस पृष्ठ से बद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये होता है गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट, और इसके लिए ये फार्मूला होता है। और अगर इसको लिखना चाहें, इसका व्यापक रूप जो होता है एक्चुअल में, फाई बराबर क्यू इनसाइड, जो क्लोज सरफेस है उसमें चार्ज कितना है, अपान ε0। इसको ऐसे भी इसको ऐसे भी लिखा जाता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर ई
डॉट वेक्टर डी ए। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यही रूप आप ध्यान रखिए, ठीक है। इसको प्रूव करना है, इससे हम प्रूव भी करेंगे। सो गाइस आइए देखते हैं। एक क्लोज्ड सरफेस हम यहाँ पर बनाते हैं, क्लोज्ड सरफेस, ये हो गया एक क्लोज्ड सरफेस। कुछ भी रैंडम शेप का आप ले सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके रैंडम शेप का आप ले सकते हैं। क्लोज्ड सरफेस हो गया, ठीक, ये क्लोज्ड सरफेस हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कुछ आलू टाइप का बना है, आलू टाइप का, ऐसे आप समझ लीजिए। तो इसको हम प्रूव करते हैं, इसको देखते हैं इसकी उपपत्ति, कैसे इसे प्रूव किया जाएगा। प्रूफ, हाउ टू प्रूव दिस। तो हम जानते हैं यहाँ पर ये आवेश प्लस क्यू है, बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है गॉस की थ्योरम, और ये आवेश इसमें इस बंद पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू है। यहाँ पर एक सरफेस, इसको हम, ये सरफेस, इसका ये सरफेस है, बॉर्डर है। तो प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पर यहाँ से निकलने वाला हमको वैद्युत फ्लक्स सपोज करिए ज्ञात करना है। तो इस पॉइंट को यहाँ से मिला देंगे हम, और इस पॉइंट को यहाँ से मिला देंगे। ये डी ओमेगा एंगल बना रहा है, डी ओमेगा एंगल बना रहा है, ध्यान से समझिएगा। और ये इसका जो एरिया है, सूक्ष्म जो इसका एरिया है, ये डी ए है, एरिया इसका डी ए है। और प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी उनकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी। ये डी ए, वेक्टर डी ए हो गया, ठीक है, डी ए हो गया। और यहाँ पर हम जानते हैं वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, फाई ई बराबर, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, अगर मैं इसे, मैंने छोटा सा यहाँ एरिया लिया है डी ए, तो छोटा सा कम से कम वैद्युत फ्लक्स यानी फ्लक्स भी डी फाई ई लेंगे, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, इस प्रकार से हो जाएगा। डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डी ए वेक्टर ई डी ए कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, ई डी ए कॉस थीटा, ये आएगा। अब नेक्स्ट, बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर, बिंदु आवेश के कारण इस प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो उसके लिए हम पीछे क्लासेस पढ़ चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा डी फाई ई, ये हो जाएगा। अब इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स अगर हमको निकालना है तो कैसे करेंगे। तो संपूर्ण फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन, क्लोज सरफेस है इसलिए इसको हम क्लोज्ड के फॉर्म में लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। संपूर्ण फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे, टोटल इंटीग्रेट कर लेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है, इंटीग्रेट कर लिए। तो डी फाई का यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फाई हो जाएगा, बराबर यहाँ पर कांस्टेंट निकाल लेंगे, क्या है, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लोज्ड इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। अब यहां पर हम ध्यान से देखेंगे कि हमने पढ़ा जो स्फेयर होता है, गोल केंद्र पर जो एंगल बनता है उसके पृष्ठ द्वारा, सेंटर पर स्फेयर के, वो होता है, उसकी वैल्यू होती है 4 पाई स्टेरेडियन। तो यहां पर यही चीज हम रखेंगे, फाई ई इज इक्वल क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इसकी पूरे की वैल्यू हो जाएगी ये 4 पाई। ध्यान रखिए, हमने अभी पढ़ा इसको कि जो गोले के पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण होता है वो 4 पाई स्टेरेडियन। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस की थ्योरम प्रूव हुई। इसके लैंग्वेज भी आप लिख सकते हैं, जैसे हमने किया है उसी प्रकार से इसको हम लिखते जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिए। सो गाइज आगे देखते हैं गॉस की थ्योरम जो है कहां कहां पर अप्लीकेबल होती है। गॉस की थ्योरम सबसे पहली चीज क्लोज्ड सरफेस के लिए, 3D क्लोज सरफेस के लिए अप्लीकेबल होती है। गॉस की थ्योरम क्लोज सरफेस के लिए, 3D क्लोज सरफेस, बंद पृष्ठ के लिए, बंद पृष्ठ के लिए अप्लीकेबल होती है। ठीक है, बंद पृष्ठ के लिए चार्ज उस बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, वहां पर एक थ्योरम अप्लीकेबल होती है बंद पृष्ठ के लिए। अच्छा, गॉसियन पृष्ठ, यहां से क्वेश्चन बनता है गॉसियन पृष्ठ क्या होता है। गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ, तो गॉसियन पृष्ठ जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, त्रिविमीय बंद एवं सममित आकृति को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ त्रिविमीय, त्रिविमीय, त्रिविमीय बंद, 3D क्लोज्ड, त्रिविमीय बंद आकृति, त्रिविमीय बंद एवं सममित, 3D क्लोज्ड, त्रिविमीय बंद एवं सममित आकृति जो होती है उसी को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। 3D क्लोज्ड एंड सिमेट्री फिगर, सिमेट्री फिगर, ये क्या कहलाता है, गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। पूछा जाता है एक 8 नंबर में गॉसियन पृष्ठ की डेफिनेशन बोर्ड्स के एग्जाम में, तो आप लिख सकते हैं 3D क्लोज्ड एंड सिमेट्री फिगर इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। सो गाइज आज बड़ा ही महत्वपूर्ण हमने बेसिक टॉपिक कवर किया इस चैप्टर का, जो कि बोर्ड की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सबसे पहला हमने टॉपिक कवर किया एरिया वेक्टर क्या होता है। सेकंड टॉपिक हमने कवर किया थोड़ा सा बढ़िया से वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। थर्ड हमने कवर किया सॉलिड एंगल क्या होता है। फोर्थ हमने गॉस की प्रमेय के स्टेटमेंट और उसको प्रूफ किया, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण था। इसको आप ध्यान से वीडियो को 2 बार, 1, 2 बार, 3 बार देखिएगा तो पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इजी लैंग्वेज में इसको समझाया गया है। सो गाइज आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।